कंचनजंघा पत्रिका के इस फेसबुक पटल पर जितने भी विद्वतजन मेरे सामने हैं, उन सबको प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। साहित्य एक ऐसा साधन है जो हमें जोड़ करके रखता है। इसके पहले जब हम सबकी बातचीत हो रही थी तो उसमें प्रज्ञा मैम और उर्मिला मैम ने बताया कि कोई बेंगलोर से जुड़ा है, कोई भोपाल से जुड़ा है, तो इसका जो श्रेय है साहित्य को ही जाता है। रूप अलग अलग है, विधाएं अलग अलग है, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे उपन्यास के माध्यम से, चाहे कथेतर गद्य के माध्यम से। तो वजह इस बार जो है माध्यम जो बना हुआ है वो है चांद गवाह, जिसकी लेखिका है उर्मिला शेरेस जी। उर्मिला शेरेस को मैं जानती हूँ 2006 से और अपने गुरुजनों के माध्यम से मैंने इनका नाम सुना था। आपने वो फेसबुक में देखिए तो दिखा रहा है। मैंने आपका नाम सुना था और हम जिस रूप में उर्मिला मैम आपको पहचानते थे वो कहानीकार के रूप में, कि जब मैं अपना शोध कार्य कर रही थी तो मुझे खूब अच्छे से याद है कि ये चर्चा चल रही थी कि एमफिल या पीएचडी के लिए आप जो कहानी पे काम करना चाहते हैं वो किस पे करेंगे, वो मेहरुनिसा परवेज पे करेंगे, उर्मिला शेरेस पे करेंगे। तो तब से मैं आपको जानती हूँ और आज चाहे सौभाग्य कह लीजिए या मेरे गुरुजनों की अनुकंपा कह लीजिए कि मैं आपसे रूबरू हुई हूँ और आमने सामने हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। महेश दर्पण जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और प्रज्ञा मैम नमस्कार, प्रणाम। बात ऐसी है कि जब भी हम एक कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो उसमें होता है ना कि एक पार्ट हम रख देते हैं परिचय देने का। तो मेरा अपना यह जो मानना है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विशिष्ट से विशिष्टतम हो जाता है तो किसी परिचय का मुहताज नहीं होता। तो आप तीनों जो विज्ञ यहाँ पे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोग का परिचय देने में सक्षम हूँ या मैं उस तरीके से न्याय कर पाऊंगी, पर जो औपचारिकताएं हैं वो करनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले उर्मिला शेरेस जी। उर्मिला शेरेस जी का यह पहला उपन्यास है चांद गवाह, और मैं भी इस उपन्यास की साक्ष्य बन रही हूँ, सुनने की, समझने की, कुछ लेने की, जो कुछ भी अपरिपक्वता होगी उसमें अपनी बात रखने की। उर्मिला शेरेस जी का जो नाम है वो जो स्थापित हुआ है वह एक कहानीकार और संपादक के रूप में हुआ है। आपने कई सारे कहानी संग्रह आपके आए हुए हैं, उसमें से वे कौन थे, मुआवजा, केचुली, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की आदि। उसी में से अगर हम संपादन की बात करें तो आपकी संपादित जो पुस्तकें हैं वो है खुशबू, धूप की स्याही, हिंदी भाषा एवं समसामयिकी, सृजन यात्रा, गोविंद मिश्र आदि। और आज आपका पहला उपन्यास पाठकों के समक्ष है, हिंदी साहित्य जगत में है, और इसके पहले भी इस उपन्यास पे चर्चाएं हो चुकी हैं और एक अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। और मैं तो एक पाठक हूँ, मैं साहित्य की अध्येता हूँ। मेरे सामने दो दिग्गज साहित्यकार, आलोचक और प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आदरणीय महेश दर्पण जी और प्रज्ञा रोहिणी जी। बड़े ही संक्षेप में मैं महेश दर्पण जी का परिचय बताना चाहूंगी। आपकी जो विशेषज्ञता है या जो रुचि का क्षेत्र है वह पत्रकारिता है। कहानी, कविता, उपन्यास, अनुवाद, आलोचना, बाल साहित्य, संस्मरण, हमें लगता है कि ऐसा कौन सा कोना है या कौन सी विधा है जो आपसे छूट गई है, आप सब में पारंगत हैं। तो आप जो है कि साहित्यकार में अग्रणी हैं और हम सबके लिए बहुत ही अभिनंदनीय और आदर्श व्यक्ति हैं। आपकी जो कहानी संग्रह है वो है रफ्तार, अपने साथ, जाल, चेहरे और बहुत सारी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। यात्रावृत्त आपने लिखा है पुष्किन के देश में, जीवनी बहादुर शाह जफर के ऊपर, पुरा कथा, कहा शिव और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कोश भी आपके द्वारा लिखी गई है या उसका जो संग्रह किया गया है। कई सारे पुरस्कार से आपको नवाजा गया है, जिसमें है केंद्रीय हिंदी संस्थान का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, पुष्किन सम्मान रूस, साहित्यकार सम्मान एवं कृति सम्मान हिंदी अकादमी के द्वारा, और भी अनेक अवार्ड और पुरस्कारों से आपको पुरस्कृत किया गया है। ये जो पुरस्कार आपको मिला है यह अकेले नहीं, पूरा हिंदी साहित्य और हिंदी समाज जो है कि गौरव अनुभव करता है। ये पुरस्कार आपके साथ साथ हमें भी मिला है क्योंकि आप साहित्य के अध्येता है और हिंदी के साहित्यकार हैं। तो मैं आपका सम्मान करती हूँ इस पटल पर और स्वागत करती हूँ।
प्रज्ञा रोहिणी जी के बारे में। प्रज्ञा रोहिणी जी किरोड़ीमल कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं और आप भी यथा नाम तथा गुण प्रज्ञा के अनुरूप ही आप विदुषी हैं। कई कहानी संग्रह तकसीम, मन्नत टेलर्स, रज्जो मिस्त्री, मालूशाही मेरा छलिया बुरांश नाम ही बहुत आकर्षक है। मैंने बुरांश का अर्थ खोजा, सर्च किया कि बुरांश का मतलब क्या है। मैं मालूशाही के बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि मालूशाही क्या है, तब मैं जान पाई इस कहानी संग्रह के माध्यम से। फिर आपके 2 उपन्यास हैं, 2017 में गूदड़ बस्ती जिसपे आपको पुरस्कृत किया गया था, इनाम भी मिला था उसमें, और दूसरा उपन्यास है धर्मपुर लॉन्च। नाट्य और आलोचना में आपकी विशेषज्ञता है। नुक्कड़ नाटक रचना और प्रस्तुति, नाटक से संवाद, नाटक पाठ और मंचन, कथा एक अंक की। बाल साहित्य में भी आप अग्रणी हैं। तारा की अलवर यात्रा, तारा की अलवर यात्रा पे 2008 में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। गूदड़ बस्ती पर आपको मीरा स्मृति पुरस्कार दिया गया और धर्मपुर लॉज जो आपका दूसरा उपन्यास है 2020 में प्रकाशित, उसमें शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से आपको नवाजा गया। दूसरी अहम विशेषता जो आपकी है इसके अतिरिक्त वह है आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता है, आपकी भागीदारी रही है और हिंदी साहित्य जगत में जितनी भी स्थापित पत्र पत्रिकाएं हैं उन सब में आपके लेख प्रकाशित हैं। दोनों वक्ताओं का और हमारी लेखिका उर्मिला शिरीष जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कंचनजंगा के इस पटल पर। आयोजक प्रदीप त्रिपाठी जी को भी बहुत बहुत बधाई और स्वागत। बधाई इसलिए कि जब एक अच्छे रचना से आप अपने पाठकों का परिचय कराते हैं तो निसंदेह बधाई के पात्र हैं, और स्वागत इसलिए कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम ऐसे लोगों को सुनने में अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। तो अब अधिक समय न जाया करते हुए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ चांद गवाह उपन्यास पे चर्चा करने के लिए, चांद गवाह किस चीज का है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और पाठकों से मैं चाहूंगी कि महेश दर्पण सर, साग्रह निवेदन है कि आप अपनी बातें यहाँ पे रखें और हम लोगों को इस उपन्यास के बारे में परिचित कराएं और अवगत कराएं। सादर महेश दर्पण सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है आप जी। हाँ, वो अनम्यूट मैंने किया है अभी जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि चांद गवाह दरअसल एक ऐसी कथाकृति है जिसे पढ़ना प्रारंभ करते हुए किसी भी आयु, वर्ग और लिंग का व्यक्ति उसके प्रवाह में स्वतः बहता हुआ चला जाएगा, क्योंकि भाषा और कथ्य का यहाँ एक ऐसा मेल हमें देखने को मिलता है कि हम दृश्य में चीजों को देखने लगते हैं। संवाद हमारे सामने लगातार आते हैं और वो संवाद पात्रों के भीतर चल रहे द्वंद्व को हमारे सामने रखते हैं। दरअसल भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहां परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी है, और जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, समाज में परिवर्तन, लोगों के दिमाग में परिवर्तन, उनके चाल चलन में परिवर्तन, और सचमुच का एक ऐसा परिवर्तन जो हमारे पूरे समाज के स्वरूप को बदल डाले, ऐसे लोगों को बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। और वो संघर्ष कहीं आंदोलनों में होते हैं और कहीं आंदोलनों से परे निजी जीवन में भी। निजी जीवन में चल रहे संघर्ष प्रायः उन लोगों की नजरों से अछूते रह जाते हैं जो हर चीज को एक खबर बनाने को आतुर रहते हैं। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि यह निजी जीवन में चल रहे एक ऐसे संघर्ष को सामाजिक संघर्ष से जोड़ता है जो हमारे लिए अर्थवान हो उठता है। आप देखिए कि इस उपन्यास में कथा नायिका दिशा है प्रमुख पात्र के रूप में, जो प्रारंभ से अंत तक एक भूमिका कथा में निभाती है। दूसरा पात्र है दिशा का पति राजीव,
जो पात्र तो जरूर है, लेकिन उसकी भूमिका लगभग निष्क्रिय है। अगर उसकी भूमिका को हम कोई अर्थ दें तो वो ये कि वो दिशा को उत्तेजित करता है और नकारात्मक होते हुए भी दिशा को एक सक्रिय भूमिका की ओर प्रेरित करता है, अनचाहे भी। तीसरा पात्र जो बहुत महत्वपूर्ण, और कहना चाहिए कि एक समय एक शब्द आया था पॉजिटिव करेक्टर, वो है संदीप नाम के व्यक्ति का, जो दिशा का मित्र है और परिवार से बाहर दिशा को अपने लिए एक सहानुभूति भरा कोना उस व्यक्ति में दिखाई देता है। बेटियां हैं पारुल और निधि। दोनों बेटियां अपनी तरह से जीने की अभ्यस्त हैं और उन्हें माँ में अनेक प्रकार के खोट भी नजर आते हैं। ये सोच का, पीढ़ियों के अंतराल का और एक बने बनाए दिमागी ढांचे से में बने रहने और उससे बाहर निकलने की कश्मकश की कहानी है। इसमें भाई भी हैं, बड़े भैया हैं, महेश है। ये लोग ऐसे चरित्र हैं जो दिशा को एक घेरे में बांध कर रखना चाहते हैं। जो बना बनाया सामाजिक हमारा ढांचा है, उससे बाहर स्त्री न निकले, स्त्री सोचे नहीं, स्त्री स्वतंत्र न हो, अपने मन का जीवन न जिए। क्यों न जिए साहब? ये प्रश्नांकन करता हुआ उपन्यास है और इसके प्रश्नांकन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक स्त्री की ओर से ही नहीं, पुरुष की ओर से भी स्त्री के लिए उठाए गए प्रश्नांकन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें अन्य स्त्रियों की भूमिका नगण्य है? नहीं, इसमें बहन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिशा के संदर्भ में उसके संघर्ष को और उसके संदीप के साथ रिश्ते को समझने के लिए ये बहन निरंतर सक्रिय रहती है और उसकी सक्रियता में कभी कभी उसकी नेगेटिविटी भी सामने आती है और उसकी पॉजिटिविटी भी। मैं ये कहूँगा कि मैं इस उपन्यास के अभी सिर्फ सूत्र दे रहा हूँ, क्योंकि ये बातचीत एक सामूहिक बातचीत है। मैं ही बोलता रहूं ये बिल्कुल ठीक ना होगा, लेकिन ये जरूरी है कि हम ये जानें कि उपन्यास क्यों लिखा गया है। ये उपन्यास एक सामान्य कथा भर नहीं है। इस उपन्यास में वैचारिक संघर्ष, वैचारिक द्वंद्व और सामाजिक परिवर्तन की उत्कट अभिलाषा मौजूद है। और ये अभिलाषा दिखावटी नहीं, बल्कि कहीं बहुत गहरे में रचनाकार के भीतर नजर आती है और उसके इस समूचे प्रयास को जो संदीप के साथ मिलकर वो उपन्यास में करती है, उसे प्रकृति देख रही है। ये जो चांद की गवाही है, ये प्रकृति की ओर से इस सारे कार्य व्यापार को देखने का एक ऐसा उपक्रम है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति को बचाकर ही अंततः मनुष्य अपने आप को बचाए रख सकता है। ये आवाज भी कहीं पर्यावरण की सुरक्षा की आवाज भी बड़ी मजबूती के साथ उभरती है, क्योंकि ये दोनों पात्र पर्यावरण के प्रति समर्पित हैं। अब आप लोग अपनी बात कहें, मैं अपनी बात जब आप कहेंगे फिर कहने के लिए उपस्थित होऊंगा। जी जी जरूर, स्वागत है प्रज्ञा मैम। निवेदन है कि आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया है इस उपन्यास को सार संक्षेप में आप अगर रखना चाहेंगे अपनी बात, तो प्लीज आप अपनी बात रखिए। मैम आप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम आप म्यूट है। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी, और शुक्रिया पत्रिका का जिसने ये मंच उपलब्ध कराया, और बहुत बहुत बधाई उर्मिला जी को उनके पहले उपन्यास चांद गवाह के लिए। मैं लगातार उनको पढ़ती रही हूँ और उनकी कई कहानियां मुझे बहुत प्रिय हैं, और ये उपन्यास पिछले बरस प्रकाशित हुआ और हम सबने देखा है कि सामयिक से ये आया और साल भर चर्चा में बना रहा है ये उपन्यास, और साल बीतने के बाद भी नए साल में भी हम इस पर, ये शायद पहली या दूसरी चर्चा इस पर हो रही है इस साल में।
महेश जी ने बहुत अच्छी तरह से इस उपन्यास को खोला है और इसके जो तनाव के बिंदु हैं वो भी उन्होंने सामने रखे हैं, किरदारों की बात भी रखी है। जहाँ तक मुझे भी कहना है कि इस उपन्यास के केंद्र में जिसे हम देखते हैं कि स्त्री जीवन है और स्त्री जीवन के अगर संघर्षों की, उसके सपनों की, उसके उम्मीदों और आकांक्षाओं से लेकर उसके जो जीवन की तमाम हताशाएं हैं या फिर हम कहें कि उसकी नाउम्मीदियों की जो दुनिया है वो न सिर्फ इस उपन्यास में बल्कि कथा में वो इतनी पुरानी और साथ ही साथ इतनी ज्यादा नई भी है कि इस विषय पर हम देख रहे हैं कि लगातार साहित्य में लिखा जा रहा है। और इस नई सदी में तो हम देखते हैं कि स्त्री कथाकारों के यहाँ भी और पुरुष कथाकारों के लेखन के केंद्र में भी स्त्री जो है बहुत अच्छी तरह से आ रही है सामने। लेकिन इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी चीज है कि समाज की जो असमान और अन्यायपूर्ण जो व्यवस्था है और उसकी जो विडंबना है वो ये है कि स्त्री के शोषण की जैसे पूरे तंत्र में सामाजिक और कहूं कि वैधानिक स्वीकृति जैसे मिल गई और सामाजिक विधान को देख लें आप या संस्थाओं को देख लें, अधिकांश जो है वो पुरुष वर्चस्ववाद की पोषक वो दिखाई देती। और ऐसी स्थिति में अक्सर ये भी है समाज में कि स्त्री निरंतर समझौते करने के लिए विवश कर दी जाती है। और इस पूरे परिदृश्य में जब हम चांद गवाह की बात करते हैं तो ये उपन्यास स्त्री जीवन की जो त्रासदी है, उसके जो सपने हैं और उसके जो संघर्ष हैं उनको बहुत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जैसा कि महेश जी ने भी कहा कि दिशा नाम की स्त्री इसके केंद्र में है और उपन्यासकार ने उसकी कहानी कही है और वो स्त्री जो बेमेल विवाह की त्रासदी को झेल रही है। उसकी जो दो बेटियां हैं पारुल और निधि और साथ ही साथ जो दिशा है उसका जो पति है शराबी है वो राजीव, उसके साथ रहते हुए वो जो एक कदम उठाती है कि वो अपने मित्र संदीप को वहां रहने के लिए बुलाती है। और संदीप और दिशा की ये जो प्रेम कहानी है वो व्यापक स्त्री स्वाधीनता का आधार इस उपन्यास में बनती है और लेकिन उसका पूरा विरोध हम देखते हैं कि परिवार और समाज करता है। और ये बात कहीं ना कहीं ये भी प्रमाणित करती है कि पितृ सत्तात्मक जो समाज है हमारा उसमें जो स्त्री है वो वो आज भी बिल्कुल संपत्ति की तरह ही मानी जाती है। जैसे सामंती समाज में उसे संपत्ति माना जाता है वैसे ही वो आज भी मानी जा रही है। और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष ये उभरता है कि इस ढांचे का जो इस सोच का जो पुरुष है वो यही मानकर चलता है कि स्त्री जो है घर के किसी सामान की तरह ही वो काम तो आए, उसकी उपयोगिता बनी रहे, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करे, वो बेजुबान रहे, वो कुछ ना बोले और जीवित और तार्किक मनुष्य की तरह ना तो कोई सवाल करे और अपने स्वामी के निर्णयों का सिर झुकाकर वो पालन करती रहे। ये एक सोच इस तरह की सामने आती। और जब इस सोच के बरक्स इस उपन्यास की दिशा को हम देखते हैं वहां भी हम देखते हैं कि वर्षों तक वो जिस प्रकार का जीवन जी रही है, जब तक वो ऐसा जीवन जीती है जो खामोश है, जो जो उस सत्ता के अनुकूल है, जो उसे सुहाता है पितृसत्तात्मक समाज को, तब तक तो हम देखते हैं वो बड़ी एक आदर्श माँ है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी बहन है। परंतु जिस दिन वो अपने जो पति है राजीव उसके अत्याचारों से कराकर मुक्ति के लिए अपनी आवाज उठाती है, उसी दिन वो चरित्रहीन ठहराई जाने लगती। ये जो उपन्यास है इसमें उर्मिला शिरीष ये सवाल उठाती हैं कि ऐसा आखिर क्यों है कि एक स्त्री जो है उसकी पुकार को ये जो समाज है जिसने अपने कुछ नियम कायदे बना लिए हैं वो एकदम अनसुना कर देता है। और इस उपन्यास में अगर हम और भी चीज देखते हैं कि पितृसत्ता के जो बनाया ये जो अमानवीय और असमान धरातल पर टिके हुए जो नियमों की वो पैरवी करता है, ये उपन्यास उसे प्रश्नित करता है लगातार। उपन्यास में एक चीज ये भी है कि ये दर्शाता है कि जो पितृसत्तात्मक सोच है ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इस उपन्यास का कि ये सोच केवल ये नहीं है कि ये पुरुषों की सोच है,
ये सोच जो है वो स्त्रियों की भी सोच है, उनको भी प्रभावित करती है। और जैसा कि ग्रामशी ने जब हेजेमनी को परिभाषित किया था तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सत्ता पक्ष के जो मनुष्य विरोधी विचार हैं वो भी किस तरह से जनता में एक सामान्य समझ या एक कॉमन सेंस की तरह स्वीकार कर लिए जाते हैं। और जब हम इस उपन्यास के मैं जो है उसके कथन को हम देखते हैं, वो पितृसत्ता के इसी वर्चस्व को दिखाता है। और वो वहां पर जो बात उठती है वो कहा जाता है कि भाई संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है, और किस स्त्री के जीवन में भाई हैं या पिता हैं या पति हैं वो शोषक नहीं होते, वो भ्रष्ट आचरण के नहीं होते। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप जो है उस तानाशाही और अपमान और पीड़ा से बाहर आने के लिए आप किसी दूसरे पुरुष की शरण में चले जाएं। ये बात इस उपन्यास में उठाई जाती है। और ये भी है कि इस पूरी इस बात को लेते हुए, यानी कि स्त्री जो है वो भले ही तमाम पीड़ा, यातना और अपमान को झेले, लेकिन परिवार और संबंधों के जो मनुष्य विरोधी जो रवैया है, जो उसके प्रति एक अपमान का रवैया है, जो उसके प्रति एक उत्पीड़न का रवैया है, एक मानसिक हिंसा है, उसको कोई चुनौती वो स्त्री न दे। और ये सोच जो है स्त्री की मुक्ति की इच्छा को भी ये उपन्यास भी दिखाता है और समाज भी दिखाता है कि उसकी मुक्ति की इच्छा को इच्छा न मानकर, उसके मानवीय और संवैधानिक अधिकार न मानकर उसको पाप और अनैतिकता की कोटि में उसको डाल दिया जाता है। ये, और इसमें भी अगर हम इस उपन्यास में देखते हैं तो एक बहुत मुख्य जो चीज है वो स्त्री की यौनिक शुचिता से जुड़ी हुई है। उसको बहुत अधिक ये समाज भी महत्व देता है, और स्त्री का जहां तक सम्मान है, उसका स्नेह है, आदर है, और प्रेम की जो भी उसकी एक मनुष्य होने के नाते जो अपेक्षाएं हैं वो सभी इस यौनिक शुचिता के रूप में बलि चढ़ा दी जाती है उनकी। और दिशा भी मुझे लगता है इसी तरह का अपमान और निंदा का सामना करती है। और इस पूरे उपन्यास में एक तनाव, हमें एक पाठक के तौर पर उस तनाव को हम लगातार शुरू से लेकर अंत तक उसको महसूस करते हैं। तो शुरुआती तौर पर ये बात मुझे कहनी है, और आगे ये चर्चा चले तो और इसमें बातें आए। अनुपमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू मैम जी। महज अर्पण सर, मेरी एक जिज्ञासा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जैन सिद्धांत में एक सिद्धांत है निर्जरा सिद्धांत, आप तो जानते ही होंगे कि निर्जरा सिद्धांत इस बात की प्रतिपुष्टि करता है कि जो मनुष्य है वो यदि वो गलतियां करता है या वो किसी चीज का अभ्यस्त हो जाता है और यदि हम उसे सुधारना चाहें तो सुधारने में एकाएक स्विच ऑन या स्विच ऑफ की पद्धति तो हो नहीं सकती। और जैसा आपने कहा ना कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो परिवर्तन की गति है वो थोड़ी मंद है, मैं सहमत हूँ इस बात से। जैसा कि आपने कहा और हमारी आदरणीय प्रज्ञा मैम ने भी इस बात को बताया, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो दिशा का रूटीन है या जो जीवन की जो विसंगतियां हैं वह तनावग्रस्त है, पति निठल्ला है, और यह जो है कि भारतीय परिवार के परिप्रेक्ष्य में यह जो कहानी है इसकी संरचना हुई है, इतने तनाव के बाद और एकाएक अपने प्रेमी कह लीजिए या मित्र कह लीजिए, तो पहला प्रश्न तो ये कि आप एक सही नाम अगर दें, क्योंकि प्रेमी और मित्र दोनों में फर्क होता है, तो पहला प्रश्न यही कि आप उसे किस नाम से संबोधित करना चाहेंगे, कि जो संदीप है वह दिशा का प्रेमी है या मित्र है, पहली बात। और दूसरी बात प्रज्ञा मैम, इसी के साथ मैं आपको एक प्रश्न दे देना चाहती हूँ, वो ये है कि जो पारंपरिक स्त्री की छवि रही है दिशा, और वो एकाएक जब बदलाव लाती है तो तुरंत का तुरंत अपने प्रेमी या मित्र को अपने घर में शरण दे देना, ये कितना सही है और कितना गलत है? सबसे पहले महेश सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि आप उसे प्रेमी मानेंगे या मित्र मानेंगे। जी देखिए, स्त्री और पुरुष के संबंध के बीच में ये अनिवार्य नहीं है कि उसे हम
क्या माने, वो है क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल और संदीप जो है ना, वो एक सहानुभूति का कारक है दिशा के जीवन में। वो मित्र या प्रेमी तो बाद में बनता है, पहले तो वो उसके प्रति ये सहानुभूति रखता है, उसकी तो स्थितियों को आप ये देखता कह है। सकते हैं और कि वो एक रूहानी मित्रता है, आप इस संज्ञा से उसे संबोधित करना चाहेंगे? नहीं, मैं उसको रूहानी मित्रता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत समझदार करेक्टर है। आप देखिए वो कह क्या रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उसकी स्थितियों का अंकन किस तरह से कर रहा है। उसके संवादों में उसकी जो भाषा चीजों को खोलती हुई नजर आ रही है, वो बड़ी साफ है कि वो क्यों दिशा के साथ सिंपैथाइजर के तौर पर उसके जीवन में प्रवेश करता है। वो कह रहा है, मैंने देखा कि उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ससुराल में उसकी कोई जगह नहीं है, मायके में भी वही हाल। उसके घर की हालत, कपड़े, चप्पल देखकर मुझे बहुत सदमा लगा था। भाई बहनों के जीवन में इतना अंतर, इतनी निर्दयता, फिर पैसे देकर अपनी बात थोपना। मैं भी कोई बड़ा पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन सब लोग ठीक से रहते हैं। मेरे 2 फ्लैट हैं, मैंने एक बेटे को दे दिया, दूसरा बेटी को। मेरा स्वभाव है कि मैं गलत बातें देखकर, अन्याय देखकर सामने वाले से भिड़ जाता हूँ। ये जो व्यक्ति है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है संदीप की, हमें उसे समझना होगा और ये देखना होगा कि आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने सामने अन्याय, अमानुषिकता, भ्रष्टाचार और तमाम विसंगतियां देखते हुए भी या तो मुंह बंद कर लेते हैं, या आंख बंद कर लेते हैं, या अपने कान बंद कर लेते हैं। ऐसे चरित्रों की बहुत कमी है आज के समाज में, जो परिस्थितियों में निर्दयता को देख करके उससे भिड़ जाएं। ये व्यक्ति दिशा के साथ इसलिए आता है कि वो उसके भीतर उसके होने के एहसास को संचारित कर सके। ऐसा व्यक्ति अगर सहानुभूति के, सिर्फ सहानुभूति कहेंगे तो वो दया का पात्र होने का डर है। मेरा कहना यह है कि वो उसको बराबरी के स्तर पर अपनी हैसियत समझने की सलाहियत देने वाला पात्र है। वो ये बताता है कि तुम्हारे जीवन का होना एक अर्थ रखता है, तुम एक मनुष्य हो, तुम एक वस्तु भर नहीं हो, जिसकी ओर प्रज्ञा जी ने बहुत तरीके से इशारा किया। आखिर स्त्री कब तक एक वस्तु बनी रहेगी? क्या समाज के पुरुषों के इशारे पर नाचना ही उसका जीवन है? क्यों है साहब? मेरा कहना यह है कि उसके, संदीप के इस संकेत को दिशा समझती है और उसके हिसाब से उसके भीतर एक हिम्मत का प्रवेश होता है, और वो जब आगे बढ़ती है तो मैं उस व्यक्ति को मार्गदर्शक कहना चाहूंगा। जो फ्रेंड, ये सही फिलोसफर एंड शब्द है। गाइड कहा जाता था, ये मुझे लगता है कि संदीप के लिए एक सर्वनाम हो सकता है। मार्गदर्शक के रूप में, ना ही वो प्रेमी है, ना ही जी, सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति है, और ना ही वो मित्र है। तो मार्गदर्शक या ऐसा नहीं है पथप्रदर्शक कि आप वो कह प्रेमी सकते नहीं है, वो हैं। उसे चाहता नहीं है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, वो इतना उपन्यास के आधार पारदर्शी और पे जीना। जी, 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल। कह रही हूँ ना कि हम, ये केवल मात्र उपन्यास नहीं है, ये हमारी जो जी, सामाजिक व्यवस्था है उस पे भी, क्योंकि आज नहीं कल जब शोध की दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे, इस पे काम करेंगे, तो उन्हें ये स्पष्ट जी, होना बहुत आवश्यक है ना। तो उस बिल्कुल, आधार पे मैं बिल्कुल। कह रही थी कि अगर आप उसे एक जी, मार्गदर्शक के रूप में संबोधित करते हैं, तो वह शायद अधिक न्याय हाँ, संगत रहेगा और वो बहुत ही हाँ, पवित्र मुझे और उचित यही लगता शुचितापूर्ण रहेगा कि वो ज़्यादा अच्छा है। जी, है। जी सर, मैं जी, सहमत हूँ आपकी इस बात से कि ये संबोधन अच्छा भी है और बहुत ही बढ़िया है। और प्रज्ञा मैम, धन्यवाद। वही जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी कि जैसा मैंने ये कहा कि जो परिवर्तन हुआ है एकाएक, कि वो डायरेक्ट इतना बड़ा, जहाँ की एक तरफ तो वो अबला छवि की शिकार थी और दूसरा जो है कि तुरंत एक परिवर्तन लाती है अपने जीवन में और आत्मनिर्णय का जो अधिकार लेती है, और तुरंत अपने, जैसा सर ने तो कह दिया कि वो मार्गदर्शक ही है, मार्गदर्शक, प्रेमी या दोस्त, अपने घर में जो स्थान देती है, वह तत्कालीन स्थितियों को देख करके कितना सही है, कितना गलत है, और क्या जो संदीप है, बिना घर में शरण लिए या बिना घर में रहे, क्या बाहर से वो अपरोक्ष रूप से वो मार्गदर्शक नहीं बन सकता था? बहुत अच्छा सवाल है। और आप जब ये उपन्यास शुरू होता है तो आप देखते हैं कि इन दोनों किरदारों के बीच कविताओं में संवाद होते हैं।
जी। और जहां ये उपन्यास खत्म होता है वहां आप देखते हैं पत्र, संदीप के 3 पत्र दिशा को उसकी बेटी देती है, जिसमें से एक पत्र का हवाला अभी महेश जी ने अपनी बात में दिया है, उस पत्र में वो बात है। संदीप के चरित्र को देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी कि प्रेमचंद ने भी जब साहित्य में किरदारों की बात कही, तब ये भी है, तब से ये बात जो चली आ रही है, किसी को भी हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है। सही भी कुछ गलत है और गलत भी कुछ सही है। आप एकदम से ये नहीं किसी को खारिज नहीं कर सकते और किसी को महान नहीं बना सकते। ये जो है जो चरित्र की गढ़न है वो अंतर्विरोधों को लेकर है और बहुत सारे द्वंद्वात्मक रूप में वो चरित्र चलता है। सतही नहीं होता, वो एक रेखीय नहीं होता कोई चरित्र कि, और हम कोई यहाँ पर हम न्यायाधीश नहीं है कि हम संदीप को गलत और सही ठहराने के लिए हम यहाँ पर आलोचक हैं, हम आलोचक, आप और महेश सर आलोचक हैं, और ये आलोचक का कार्य है। संदीप के किरदार को मैं जिस रूप में देखती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि जब स्त्रीवादी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो अक्सर जो है पुरुष को जो है वो स्त्री दुर्दशा के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बिल्कुल जी। और ऐसी जो ऐसे चरित्र को लेकर या ऐसी सोच को लेकर जो भी कथा लिखी जाती है उसमें हम देखते हैं 2 रंग हमें दिखाई देते हैं, एक काला है और एक सफेद है। और जाहिर है काला रंग पुरुष के लिए है और सफेद रंग स्त्री के लिए। और चांद गवाह उपन्यास में जब हम इन पात्रों को देखते हैं, इनकी पड़ताल करते हैं, तो वो कोई काले और सफेद नहीं, वो जीवन के विविध रंगों से मिले हुए हैं, विविध रंगों के रेशे से वो बने हुए हैं, चाहे वो गहरे हैं, हल्के हैं, धूसर हैं, चमकदार भी हैं। और मेरा ये मानना है जो आपके सवाल के संदर्भ में कि ये उपन्यास जो दिखाता है कि समाज के जो सारे पुरुष हैं वो अन्यायी नहीं है, वो अत्याचारी नहीं है और सभी के सभी स्त्री विरोधी नहीं है। और इसके साथ दूसरी बात भी देखनी पड़ेगी कि ना ही इस समाज की जो सारी स्त्रियां हैं वो सारी स्त्रियां भी स्त्री के पक्ष में खड़ी नहीं होती। वो ऐसे नहीं है कि आप कहें कि सारी स्त्रियां स्त्रीवादी हैं तो ये सोच ठीक नहीं है। और जहां तक संदीप की बात है, मुझे संदीप इस पूरे उपन्यास में एक ऐसा किरदार दिखाई देता है, एक ऐसे रूप में आता है कि जो पुरुष की जो समाज में स्टीरियोटाइप जो छवि है वो उसका विकल्प रचते हुए वो आता है। जो बना बनाया एक हमारे है दिमाग में पितृसत्ता का एक पूरा उदाहरण के तौर पर संदीप वैसा नहीं है। संदीप राजीव से बिल्कुल अलग है, संदीप महेश से बिल्कुल अलग पात्र है। आप देखते मैं माफी चाहूंगी, यहाँ पे एक बात मेरे मन में आई, मैं तुरंत इसी के क्रम में मैं डालना चाहूंगी। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है चाक। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास चाक है। उसमें भी वही प्रेम का त्रिकोण संबंध जो है ना, इससे बहुत मिलता जुलता है। उसमें भी जो सारंग है वो श्रीधर से प्रेम करती है और श्रीधर आता है उसके साथ और वो करते हैं। और सारंग का पति भी यही राजीव की तरह निठल्ला और वो था। लेकिन सवाल वही, क्योंकि इसके पहले हम जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो ये प्रश्न ये मात्र मेरा नहीं है, 2-4 और लोगों का है कि लेकिन जो श्रीधर है वो सारंग के साथ एक कदम में कहीं पीछे नहीं हटा है। और जब सारंग का पति श्रीधर पर हमला करवाता है और सारंग बिना किसी लोक लाज के भय के जा करके पति की अपने प्रेमी की निरंतर सेवा करती है, स्वस्थ होने पे मिलकर उनका जो विजन रहता है उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। वही बात श्रीधर सारंग के घर में प्रवेश नहीं लेता है। ये जो एक नई पहल है, जो नई खोज है, या तो राजीव को पहले हटा दिया गया होता कि जब वो निठल्ला है, अकर्मण्य है और तनावग्रस्त और आखिर अंत में वो छोड़कर जाता ही है, तो संदीप के प्रवेश के पहले ही क्या राजीव का चला जाना ठीक रहता, या फिर दोनों का एक साथ रहना कितना उचित या अनुचित है? अनुपमा, आप बार-बार इस पर जोर दे रही हैं, उचित है, अनुचित है, यही आपका सवाल है, आपको मत है। लेकिन मैं एक और चीज कहूंगी कि साहित्य की भूमिका ये भी होती है कि जो समाज में नहीं है उसके लिए कोशिश साहित्य करता है। और यहाँ पर अगर आप इसको प्रतीकात्मक रूप में अगर लें तो वो पुरुष के ही 2 पहलू भी हैं, 2 पहलू हैं, एक संदीप है और एक राजीव है।
हम इस झंझट में मैं नहीं पड़ी हूँ कि वो रहना उसका उचित है नहीं उचित है। ये जो पूरा परिवार की जो संरचना है उसके हिसाब से ये वाकई बहुत बोल्ड कदम है। यही ये बात वो मैं मामूली कदम नहीं है कि स्पष्टीकरण राजीव के होते हुए उसने ये कदम उठाया, ये बोल्ड कदम है। लेकिन इसमें अगर हम एक और चीज देखते हैं कि जैसा कि अभी महेश जी ने भी कहा, मार्गदर्शन, और मैं भी कहूंगी कि एक साथी की तरह वो दिशा को आगे बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि वो परिवार से, अपने परिवार से, दिशा के परिवार से और समाज के जो ठेकेदार हैं उनसे भी वो लड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो लड़ता है। निष्क्रिय नहीं है। आप एक तौर पर राजीव की निष्क्रियता देखें और दूसरी तौर पर उस रिक्ति को भरने के लिए संदीप की सक्रियता, मैं इसको इस बहुत रूप में इस रूप में मैं देखती हूँ। और अब एक पाठक के रूप में भी आप ये देखते हैं कि उसके प्यार में भी जो जिसको हम प्यार कह रहे हैं, एक तो वो प्लेटोनिक लव या अलौकिक प्रेम वगैरह कुछ नहीं है, यथार्थ से जुड़ा हुआ प्रेम है, पूरी तौर पर यथार्थ से जुड़ा हुआ प्रेम है। इस पूरे प्यार में, इसकी संरचना में, इसकी बनावट में कहीं भी एकाधिकार नहीं संदीप के प्यार में। वो चाहता है कि दिशा जो है वो ना राजीव और अपने भाइयों पर क्यों निर्भर है, वो आत्मनिर्भर हो, खुद मुख्तार हो। और दूसरी एक और चीज है कि जब हम स्त्रीवादी विमर्श में एक जो चीज मान ली जाती है कि स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों के लिए और स्त्रियों का विमर्श, और इसमें जो है जो जितनी जोर से पुरुष का विरोध करता है वो उतना ही अधिक, उतना ही बड़ा, हाँ, उतना स्त्रीवादी ही बड़ा साहित्यकार बन जाता है। और ये सही है कि स्त्रियों की जो आर्थिक, सामाजिक या भावात्मक गुलामी के लिए पुरुष वर्चस्ववाद या पितृसत्ता दोषी है, जिम्मेदार है। लेकिन ये बात भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और रेखांकित की जानी चाहिए कि समाज में अनेक ऐसी स्त्रियां हैं जो पुरुष वर्चस्ववाद का प्रतीक बनती हैं। हम जिन जड़ताओं की बात कर रहे हैं, जरा इस दिशा की लड़कियों की तरफ भी हमें देखना चाहिए कि एक तरफ ये इनका संबंध चल रहा है, बल्कि 3 स्तरों पर संबंध चल रहा है। राजीव और दिशा का संबंध, संदीप और दिशा का संबंध, और संदीप, राजीव, दिशा के साथ पारुल और निधि का संबंध। ये लगातार चीजें चल रही हैं और ये चीजें बहुत कुछ कहती हैं। और ये जो स्त्रियां वो इस रूप में दिखाई देती हैं कि पुरुष वर्चस्ववाद के प्रतीक के रूप में दिखाई देती हैं। और जो तस्वीर का जो चेहरा सामने आता है कि हमें समाज में ऐसे पुरुष मिलेंगे जो स्त्रियों के मानाधिकार और अस्मिता, जिसे अभी महेश जी ने वजूद कहा, उनके वजूद के लिए, उस संघर्ष के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। ये मुझे लगता है ये प्रेमचंद युग से ही है। प्रेमचंद ने हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, ना कि हम इस बहस में जाएं कि वो क्यों रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर वो रह भी रहा है तो एक बोल्ड कदम, एक साहसिक स्थिति उपन्यासकार ने बनाई। जी, प्रज्ञा मैम, हाँ, ये बात मैं इसलिए ऐसा नहीं है, एक बात और अनुपमा, और ऐसा नहीं है कि उस स्थिति का सहज स्वीकार है। आप एक नफरत, एक घृणा संदीप के प्रति वहां दिखाई दे रही है। वो कोई बहुत सहज चीज नहीं है कि उसका आना जो है बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं है वो। हाँ, देखिए, ये यहाँ पे जरूर है 2 कि चीजें हैं। वो उसको झेल रहे हैं, ये बड़ी बात बड़ी बात है। और हाँ। महेश सर, प्रज्ञा मैम, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं और हम लोग जिस क्षेत्र के हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, जी 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि जो साहित्यकार है और जो वो परोसता है समाज को, तो उससे 2 चीजें प्रभावित होती हैं। एक हमारी शैक्षिक व्यवस्था और एक हमारा सामाजिक वातावरण। तो महेश सर, आप ये देख रहे हैं कि विगत 2 दशक से जो ये स्त्री विमर्श का परचम चलाया गया है, एक वो हुआ है। तो मैं ये बड़े ही विनम्रता के साथ अपनी बात रखना चाहूंगी कि इस विमर्श का जो परिवर्तन का जो प्रक्रिया है, परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उससे हमारे समाज में कितना परिवर्तन आया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो दिशा खड़ी हुई है, मैं दिशा के पक्ष में ही हूँ, क्योंकि जो समय चल रहा है, एक मार्गदर्शक या सहानुभूति जब हमसे मिलता है और हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो हम अपने स्व को पहचान पाते हैं।
कि हमारे अंदर ये क्षमता है और हम अपने आप को इस प्रकार निखार पाते हैं। लेकिन जब क्योंकि मैं एक प्राध्यापक भी हूँ और मैं एक शोध निर्देशक भी हूँ, तो जब हमारे बच्चे इसमें काम जाएंगे तो हम दोनों चीज को डिफाइन करते हैं, एक सामाजिक परिवेश को लेकर के, एक उसका जो है ना कि शैक्षिक उसको लेकर के। समाज की बात करें तो स्त्री विमर्श का ये जो पूरा परचम चल रहा है, इससे समाज के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है विगत 2 दशक से लेकर के अब तक, और दिशा का जो कदम है, क्योंकि हमने इतना पढ़ा और दिशा का जो यह कदम है किसी भी उपन्यास से अब तक नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है कि चांद गवाह के साथ ही साथ उर्मिला, यह पहला उपन्यास है उर्मिला शिरीष का, और यह पहली बोल्ड नायिका भी हमारे इसमें प्रस्तुत हुई है कि वह अपने प्रेमी और पति को एक ही छत के नीचे रखती है। तो ये स्पष्टीकरण करना शोध के क्षेत्र को लेकर के और सामाजिक व्यवस्था को लेकर के भी है। तो सर, मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ कि परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार से है, कितना बदलाव आया? देखिए अनुपमा जी, एक बात मैं आपसे कह दूं कि अक्सर हम कहते हैं कि बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, यहाँ तक कि लहंगा भी खरीद लिया गया है, कार्ड छप गए हैं, और ठीक 1 सप्ताह पहले लड़की कहती है कि अब मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी से ये विवाह नहीं किया जा रहा है। ये एक सत्य घटना है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दूसरा, 12 वर्ष के बेटे और पति को छोड़कर एक दिन पत्नी उस घर से प्रस्थान कर जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था के बीच रहना मेरे लिए अब संभव नहीं है। यह भी एक सत्य घटना है, और इन दोनों का मैं किसी न किसी रूप में साक्षी रहा हूँ। मैंने ये देखा कि स्त्री के भीतर आज एक ऐसा साहस, ऐसी निर्भीकता, ऐसी निडरता और अपना कदम उठाने की सलाहियत आई है कि वो अपने निर्णय खुद ले सकती है। ये ठीक है कि ऐसा तभी संभव है जब उसकी आर्थिक रीढ़ मजबूत हो, या तो वो कामगर स्त्री हो या उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी हों। निचले तबके में अभी भी बहुत खराब हालत है। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण निचले तबके का दूं। हमारे यहाँ काम करने जो स्त्री आती थी, उससे एक दिन पत्नी ने पूछा कि क्या तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है? तो उसने कहा, अरे मैं काहे उस हरामजादे के लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? कल मरता, परसों मरता हो तो आज मर जाए। रोज तो शराब पी के आता है, मेरे पैसे चुरा के शराब खरीद लाता है, मेरे लिए उसके जीवन का क्या अर्थ? रहते एक ही साथ हैं, लेकिन अपनी बात को कहना, अपने पति के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करना, जो इससे पहले संभव नहीं था, न निचले तबके में न ऊपरले तबके में। ये अगर आज हमें नजर आ रहा है तो ये परिवर्तन की धमक है, इसे सुनना चाहिए और ये मानना चाहिए कि परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल सहमत हूँ। और इसकी सबसे सशक्त और बड़ी उदाहरण मैं दिशा को भी देना चाहूंगी कि दिशा जिस तरीके से एक पहल करती है, वह एक समाज के हित में है कि नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं भ्रम की स्थिति बन जाती है। पर ठीक है, जैसा आपने कहा कि किसी भी बदलाव को एकाएक स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उसे स्वीकार नहीं। प्रज्ञा मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आप कह रही हैं कि वो भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति नहीं है। हमें ये स्वीकार करना होगा दोनों पक्षों की, पुरुष और स्त्री पक्ष की ओर से, कि भ्रम तो अब गया। देखिए, भ्रम अब चला गया। अब क्या है कि बदलता हुआ समाज है, बदलता हुआ समय है, बदलता हुआ परिवेश है। आपको उसके अनुरूप अपने को ढालना होगा। पुराने दिमागों में लगे हुए जंग को अब उतारना होगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक नया समाज नहीं बनेगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात ये है कि अगर ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, हम इसे मान लेते हैं ना कि यह सर्वमान्य है कि हम इसका स्वागत कर रहे हैं, हम इसे मानते हैं, लेकिन हम भारतीय समाज में रह रहे हैं, तो हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो किस दिशा में जा रही है? वह
यूरोपीय सभ्यता से प्रभावित हो रही है या हमारी अपनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है, क्योंकि जो संस्कार हमें पहले से मिले हैं वो एकाएक हम नहीं, जब तक व्यक्ति उन स्थितियों से जूझता नहीं है और तब तक वो कोई एक ठोस कदम या एक निर्णय पे नहीं पहुंच सकता है। तो यह स्थितियों के अनुरूप है। लेकिन बात कहाँ पे फंसती है, जहाँ पे जो भ्रम वाली बात है, बात ये है कि क्या फिर ये जो वैवाहिक या फिर सदगृहस्थ की जो व्यवस्था बनाई गई है, इसके लिए भी एक तरीके की चुनौती है इसमें? आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये चुनौतीपूर्ण है? पूरे परिवार नाम की संस्था इस समय संदेह के दायरे में है। आप ये मान लीजिए कि हम परिवार को बना सकते हैं। मनुष्य के समाज की परिवार सबसे पहली और महत्वपूर्ण इकाई है, मैं ये मानता हूँ, और उसे बनाए रखना मनुष्य के हाथ में है। लेकिन मनुष्य बराबरी का हो, वहां स्त्री और पुरुष अलग अलग स्तरों पर न नापे और मापे जाएं, तभी वो समाज स्वस्थ समाज होगा। और यूरोप कौन होता है हमें कुछ दिखाने वाला? क्या हम अपने जीवन की बेहतरी के निर्णय खुद नहीं ले सकते? और ये निर्णय दिशा ने अगर संदीप के साथ मिलकर के लिया है उपन्यास में, तो इसकी कथा ये बताती है कि वो एक झटके में लिया गया निर्णय नहीं है, उसका एक प्रोसेस है। उपन्यास में सहज गति से कथा आगे बढ़ती है और पता लगता है कि कैसे एक सहानुभूति रखने वाला मनुष्य धीरे धीरे मन के भीतर भी प्रवेश करता जाता है। बड़े भाई का संवाद सुनिए ना, वो कहता है कि उससे पहले आप तलाक ले लो, उसके बाद इसके साथ रहो। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि एक बना हुआ जो घेरा है आदर्शों का, नैतिकता का, उसे अभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, एक झटके में नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि बंधे हुए, खींचे हुए, तनाव भरे जीवन में जीने से अच्छा है आप एक स्वस्थ जीवन की ओर प्रस्थान करें। जी प्रज्ञा मैम, मिथिलेश्वर जी का एक उपन्यास है प्रेम न बाड़ी उपजे, उसमें उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है कि नारी जाति पुरुषों की अपेक्षा प्रेम को अधिक गहरे से जीती है। दिशा और संदीप के संदर्भ में उनका जो सहानुभूति का संबंध है या फिर सद्भावना की बात कह लीजिए, सद्भावना की वो है, वह किस प्रकार एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इसके बारे में प्लीज अपने विचार रखें। हाँ, कुछ बातें जो सवाल अभी जो चर्चा चल रही थी, कुछ उससे और कुछ अभी ये जो आपने बात उठाई है, दोनों को जोड़ते हुए मैं बात कहना चाहूंगी कि जब इस उपन्यास की बात होगी तो इसमें जो बार बार घूमकर जिस धुरी पर ये बात आ रही है कि इसमें जो एक वर्जित प्रेम की कहानी है, उसको कहने का साहस और वर्जित इस अर्थ में कि एक शादीशुदा और दो जवान हो रही जो बेटी है, उनकी जो माँ है, वो पति की मौजूदगी में अपने प्रेमी को घर में रखने का साहस कर रही है और पूरा परिवार इसका विरोध कर रहा है। और दिशा की जो बेटियां हैं, उनके चरित्र की भी परतें खुलती हैं। वो जब शुरू में वो कहती हैं कि भाई ये तो सब ढोंग है, ये प्रेम नहीं है, ये तो संपत्ति के लिए किया जा रहा है, एक नाटक है, दिखावा है। और उसकी बेटी कह भी देती है, शायद पारुल कहती है कि माँ तो सिर्फ एक जरिया है, उस जमीन, पानी और ये सब जो चीजें सुविधाएं मिल रही हैं जो एक नए शहर में मिल जानी चाहिए, तो ये सिर्फ माँ उसका एक बहाना है और कुछ नहीं है। और वो साथ ही साथ ये जो लड़कियां हैं वो उसको कोसते भी हैं कि बेकार का, व्यर्थ का आदमी है ये और कुछ नहीं। इस उपन्यास में इस पक्ष के साथ साथ एक और जो चीज जो दिखाई दे रही है, वो हमें दो पीढ़ियों का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो कई माता पिता ये शिकायत करते हैं कि जो है बच्चे हर बार उनकी बात काटते हैं, उनको गलत ठहराते रहते हैं। और इस उपन्यास की जो पारुल और निधि है, उनको देखकर भी हमें यही लगता है। और पारुल के पात्र को अगर हम देखें तो दिशा से वो अगली पीढ़ी का पात्र है, नई पीढ़ी का पात्र है। और नई पीढ़ी का पात्र है तो हम मानते हैं कि नई पीढ़ी नई सोच की भी होगी, उस रूप में भी होगी। लेकिन जब हम पाते हैं उसके पूरे व्यवहार को अगर हम देखते हैं तो वो अपने पिछली पीढ़ी के जो महेश मामा है उनके जैसा ही बोलती है, उनके जैसा ही सोचती। उसमें और महेश मामा की सोच में कोई भी बुनियादी अंतर हमें दिखाई नहीं देता, वो उसी तौर की है। और एक और चीज जो इस उपन्यास में मुझे जो जरूरी लगी कि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसमें एक
विद्रोह की आग दिखाई देती है, बहुत लाग लपेट नहीं है, साफ कहना है, सुखी रहना, ये इस सिद्धांत पर वो चलते हैं। और उन और साथ ही साथ संबंधों को लेकर भी एक खुलापन इन लड़कियों के पास। लेकिन दिक्कत ये है कि वो उस खुलेपन को वो अपने तक तो सीमित रखना चाहती, लेकिन माँ अगर वो खुलापन रखना चाहे तो उसके लिए विरोध है, उसके लिए दिक्कत है। ये जो पूरा विरोधाभास ये उपन्यास उठाता है कि वहां विरोधाभास है, क्योंकि उसकी जो निधि है बेटी, वो बहुत खुले तौर पर कहती है कि भाई मैं अपने प्रेमी जो नील है उसके साथ लिव इन में रहना चाहती हूँ, और मैं इतने इतने जो है मेरे अपने पुरुष मित्रों को मैं एक्सप्लोर भी कर चुकी हूँ। ये बात आती है, और पारुल और निधि जब जो है वो कहते हैं कि वो उनकी स्थिति के लिए भी, दिशा की अपनी स्थिति के लिए भी दिशा को ही वो जिम्मेदार मानते हैं, उसी को ही वो कहते हैं। न सिर्फ राजीव कह रहा है या भाई कह रहे हैं, बल्कि बच्चियां इस रूप में, बहुत मुखर रूप में वो कह रही हैं। लेकिन दिशा को कभी भी वो साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करती वो लड़कियां, उसकी वो लगातार वो निंदा करती हैं। और ये विरोधाभास बहुत अच्छी तरह से आया है। और इसके बरक्स अगर हम देखते हैं, बहुत अच्छी जो इस उपन्यास की पंक्तियां हैं, मैं संदीप की मैं वो जरूर कहना चाहूंगी। वो कहता है, क्या जीवन इतना भर है, खाना पीना काम के लिए संघर्ष करना। जीवन विराट है, बहुआयामी है, संघर्ष और सौंदर्य का संयम है, प्रेम और घृणा का समन्वित रूप। तुम्हारे जीवन में दोनों ही भाव चरम पर है। क्रिटिसाइज करने का भी भाव है, वो उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसको। एक और प्रेम, दूसरी तरफ अपने ही लोगों द्वारा फेंकी घृणा, क्योंकि उन्हें तुम्हारे जीवन की सुंदरता से नहीं, खुशी से नहीं, अपने सम्मान और स्टेटस से प्रेम है, मोह है। जीवन का यह खेल हम अपनों को भी खत्म करने के लिए खेलते रहते हैं। तुम अपने जीवन में संघर्ष करते हुए मर भी जाओगी तो किसी को रत्ती भर दुख या पछतावा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि कुछ मैं आपकी बात का कुछ ठीक से जवाब पाई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, ये दोनों पात्र हैं जो एक दूसरे के, जैसा सर ने कहा कि मार्गदर्शक के साथ-साथ क्या है ना कि जब हमारे विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं या हमारी भावनाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं और व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है और उसे हम किसी कलुषित रूप में नहीं देख सकते हैं, पर जिस समाज में हम रह रहे हैं उसे परिवर्तित होने में थोड़ा सा और समय लगेगा। और मुझे लगता है कि ये पहल है और मैं ये भी नहीं जानती कि यह कितना स्वीकार्य होगा या कितना विरोधाभास होगा, पर उन दोनों का जो संबंध है, उनका जो प्रेम है, वो तो स्वीकार्य है। क्योंकि जो यह उपन्यास है, यह नया इसलिए है कि संदीप आता है और बिना निर्भीकता के साथ और अदम्य साहस के साथ जो है कदम से कदम मिला करके दिशा का समर्थक बना रहता है। वो बहुत सारी लेखिकाओं ने ये त्रिकोणीय पक्ष को लेकर के उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखे हैं। इनका जो पक्ष है वो अन्य लेखिकाओं से अलग ठहरता है। अलग ठहरने का एक जो दूसरा कारण मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि इसमें प्रकृति के बचाव की जो एक मुहिम चलाई गई है। प्रकृति पर्यावरण आज जो है ना कि विश्व इस परिस्थिति से जूझ रहा है, घट रहा है, तो उसमें जो पर्यावरण के प्रति उनकी चेतना है या उसको जो बढ़ावा किया गया है, महज सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आवाज नहीं आ रही है। ये जो आपने पर्यावरण से जुड़ा प्रश्न पूछा, ये मुझे लगता है उपन्यास का सबसे सार्थक पहलू है, जो कथा को एक रस होने से बचाता है और ये बताता है कि जीवन कैसे दोनों का आप उस फार्म हाउस को देखिए ना, जहाँ वो एक साथ रहते हैं, वहाँ वो क्या क्या करते हैं, उसकी पूरी एक दुनिया है, एक दृश्य खिंचता है, एक बिंब सामने आता है और लगता है कि हाँ, वहाँ देखिए नौजवान घूमने आ रहे हैं, कोई उन्हें रोकता भी है, वो मस्ती में अपने चले जा रहे हैं। एक वातावरण सृजित होता है। प्रकृति करती क्या है? हमारे मन को मोहती है। प्रकृति को बचाना आज क्यों जरूरी है, ये कहते कहते हमारे तमाम लोग
हम लोगों के तो बाल सफेद हो गए। और मैं ये देख रहा हूं कि आज भी जोशीमठ जैसी घटना आपके सामने खड़ी है। आप देखिए कि आज भी जोशीमठ जैसे इस देश में सैकड़ों शहर होंगे जहां ये संकट मुंह बाए खड़ा है, लेकिन खबरों में तब आएगा जब कुछ लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है, ये संदीप सिर्फ उसके साथ रहकर ही ये काम नहीं करता। उपन्यास में वो उससे बाहर निकलकर अपने परिवार की सूचना देते हुए, उसकी पत्नी को कैंसर हो चुका है, वो उसकी देखरेख में भी लगा रहता है और अपने परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वो अन्याय कहीं नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया है। इस उपन्यास का एक सबसे बड़ा सार्थक पहलू ये है कि हम अपने मन की बात भी सुने, हम वो भी करें जो हमारा मन कहता है, और हम वो भी करें जो हमारे लिए जरूरी है। जरूरी क्या है? अब पर्यावरण को बचाने को लेकर जो आपने बात कही, उसमें तो बड़ा साफ वो आवश्यकतानुसार चीजों के उपयोग पर बल देने की बात ये उपन्यास करता है। ये नहीं कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी जरूरतों को छोड़ दें, दूसरों की जरूरतें ही पूरी ना हो सकें। हमारे पास पैसा है तो हम सब बटोर लें और जो असहाय लोग हैं वो मुंह बाए खड़े रहें। हमने जिस तरह जंगलों को काट डाला है, जिस तरह हम नदियों के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, वह आत्मघाती कदम है। जीवन में यदि ये चीजें नहीं रही तो हम जिंदा कैसे बचेंगे? ये उपन्यास बहुत ही साफ शब्दों में अपनी बात कहता है और मुझे लगता ये है कि ये उपन्यास का सबसे सार्थक पहलू है कि हम पर्यावरण को बचाएं। बार बार ग्लोबल वार्मिंग की बात तो होती है, बड़े बड़े भाषण भी दिए जाते हैं, बड़े बड़े शोध किए जाते हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन परिणाम हमारे सामने जो आता है वो बहुत ही हताशापूर्ण। इसलिए ये उपन्यास एक सही मोड़ की ओर हमें ले जाता है कि हम धरती को बचाएंगे तभी मनुष्य बचेगा। प्रज्ञा मैम, हाँ मैम, इसी क्रम में मैं आपके पास आना चाहती थी। ये जो आंदोलनकारी रूप है और जो प्रकृति का पक्ष है जिस पर अभी बात भी हुई, बहुत अच्छी तरह से वो कहता है। आप देखिए उसका प्रेम किस तौर पर इतना विराट दिखाई देता है कि वो एक तरफ प्रकृति को बचाने की चीज है और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि तुम्हारे नाम के पेड़ लगाऊंगा। पेड़ों में उस प्रेम को वो कहता है कि उसकी हरियाली, उसकी गंध, उसकी हवा, उसके जो है पूरे बादल हों, उसका पूरा रूप जो है उसमें वो दिशा को देखने की कोशिश भी है। तो यानी उसका जो एक समष्टि का एक पूरा रूप है जिसमें आंदोलन धर्मी चेतना है उसकी और प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दे हैं, और दूसरा उसमें जो उसकी व्यक्तिगत चेतना जो है वो भी किस तरह से एक समावेशी वो इस उपन्यास में चलती है, मुझे ये लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्रदीप जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो लेखिका है उनसे आपने जो कहा था एक पूरे उपन्यास का एक मुख्य अंश पढ़ने के लिए आप उन्हें सादर आमंत्रित करें उसके लिए। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं मैडम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रदीप जी की ओर से कंचनजंगा के इस पटल पे कि चांद गवाह सृजन करते समय, लिखते समय, बुनते समय पूरे उपन्यास में आपके मन को छूने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वो आप हमारे सामने रखें। हम सादर आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचनजंगा पत्रिका, प्रदीप जी, अनुपमा जी कि आपने इस मंच पर आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात कि महेश जी और प्रज्ञा जी जैसे प्रखर जो वक्ता हैं और इतनी अच्छी बातचीत उन्होंने की, तो मुझे तो उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। जब लेखक अपनी कोई भी रचना लिखता है तो बिल्कुल भी वो ये नहीं सोचता है कि किस तरह के विमर्श उसमें निकलेंगे या किस तरह से उसको देखा जाएगा। वो तो उन पात्रों को लेकर, उन परिस्थितियों को लेकर, उनके जीवन को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर
उसकी जो पूरी की पूरी जो चेतना रहती है उनके साथ, जिस तरह से जुड़ी रहती है कि उनका जीवन जो जिस तरह से चल रहा है, जो संघर्ष है, चाहे स्त्री का जीवन हो चाहे पुरुष का जीवन हो। और पिछले कई दशकों से मैं ये देख रही थी कि स्त्री विमर्श की जब बात होती है तो हमेशा पुरुषों को बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हुए तो हम ये जो विरोध करते समय हम ये भूल जाते हैं कि इसी समाज में हमारे वो पिता भी हैं जो अपनी बच्चियों को आगे लाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वो भाई भी हैं जो अपनी बहन की अस्मिता के लिए खड़े हो जाते हैं। वो पुरुष भी हैं जो आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बाहर सहयोगी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में बहुत ही सशक्त ढंग से खड़े हुए हैं। तो ये इन सारी चीजों को हम आज के संदर्भ में अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो एक जो संदीप जो पात्र है वो इसी तरह का पात्र है, या एक भाई के रूप में भी जो पात्र है कि वो कितनी अच्छी तरह से उस स्त्री के संघर्ष को समझते हैं। तो मैं जब ये उपन्यास लिख रही थी तो ये तमाम तरह की चीजें मेरे अंदर थी, और सबसे बड़ी बात कि स्त्री और प्रकृति दोनों को लेकर जिस तरह की चीजें, जिस तरह की बहस, जिस तरह की सारी चीजें चलती हैं, उन तमाम चीजों को लेकर मेरे अंदर एक बड़ा द्वंद्व सा चल रहा था। तो दिशा एक ऐसी पात्र मुझे मिली जो उस लक्ष्य को पाना चाहती है जो उसके जीवन से भी बड़ा लक्ष्य है, यानी दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ करना, प्रकृति के लिए कुछ करना, पेड़ों के लिए कुछ करना, पर्यावरण के लिए कुछ करना। वो उन तमाम चीजों से निकलकर बाहर आती है। तो मुझे ये सारी की सारी चीजें कि धीरे धीरे जब संघर्ष एक व्यापक रूप लेता है तो वो अपने संघर्ष से बढ़कर समाज के संघर्ष में बदल जाता है। तो बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छे सवाल किए प्रज्ञा जी और महेश जी से, और उन्होंने कितने अच्छे ढंग से उन सारी चीजों को रखा। तो मैं तो मेरे दिल के करीब, मैंने कभी अपने जीवन में कोई कविताएं उस तरह से नहीं लिखी, ना मेरी कोई पहचान है, लेकिन महेश जी कुछ ऐसा वो हुआ कि इस उपन्यास में कुछ कविताएं आ गईं, और वो दिशा का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो चेतना है और उसकी जो सोच है, उसका जो बौद्धिक और संवेदनशील जो रूप है, व्यक्तित्व है, तो वो बहुत सारे अपनी जीवन की बातें, अपने सपने की बात को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करती हैं। तो कहीं का कोई अंश मैं पढ़ूं, इससे अच्छा मैं उन 2-3 कविताओं को आपके सामने रखती हूँ, उससे भी बहुत चीजें खुलती हैं। प्रज्ञा जी ठीक रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना? तो ये जो 2-3 कविताएं कैसे मतलब आती हैं और उसको खोलती हैं, तो मैं वही आपके सामने रख रही हूँ। स्त्री के भीतर सदा जीवित रहता है एक प्रेमी, दुनिया की तमाम कुरूपताओं और जुल्मों से लड़ने की ताकत देता है वह प्रेमी, वह पुरुष। यह अलग बात है कि वह उसके प्रेम को जीती है, मगर छुपा कर रखती है मन के किसी कोने में। स्त्री के रहस्यमय होने का यही एक सच है, बाकी सब झूठ। वह अपनी मुस्कुराहटों से उलीचती रहती है झूठ के सरोवर को। एक तो ये दिशा की जो चीजें चलती हैं, सोचती है वो, और दूसरी एक कविता और है। तुमको पाने की चाह में मैं सदियों से भटक रही थी, लेकिन तुम मुझे पाने की आस में एक पल भी नहीं भटके। तुम्हारे और मेरे दरमिया अब बचा भी क्या है। मेरी आवाज कंदराओं में गूंज कर लौट आती थी, मुझे लगा तुम यहाँ वहां कहीं भी नहीं होगे, लेकिन तुम तो हर कहीं हो मेरे आत्मन, मेरे सहचर। और एक और आखिरी में जो है, आखिरी में तो मतलब जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है तो जो वो अपनी तमाम हताशाओं को, तमाम तरह की संघर्षों को, विरोधों को, सवालों को
लांछनों को सहती हुई जिस तरह से अपने आप को जो प्रेरणा देता है, संदीप उसको प्रेरणा देता है, ताकत देता है, जीने की चाहे उसके अंदर पैदा करता है, उसका आत्मबोध उसको में जागृत करता है कि तुम क्या हो, अस्तित्व की जो बात महेश जी बता रहे थे। तो ये उसके बाद आज सन्नाटों की चादर उतार फेंको, आकाश में बजते घुंघरुओं की आवाज सुनने दो, बहुत दिनों के बाद मेरे आंगन में नाच रही है स्त्री की काया, उसके नर्तन से गूंज रहा है आकाश, उसकी खिलखिलाहट से टूट रहा है मौन, यहाँ उदासी नहीं प्रेम के फूल खिलते हैं, उनकी गंध से महकने दो मेरे घर आंगन को। तो ये पूरा जो दिशा का जो संघर्ष जिस दिशा में जाता है, बड़े लक्ष्य को लेकर है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से उसके चरित्र को भी खोलता है, उसकी जिज्विषा को खोलता है, और वो क्या करना चाहती है उस तरफ भी ये इशारा करता है कि भाई अब मेरी मतलब वो तमाम तरह की जो निराशाएं थी, तमाम तरह के जो दुख थे, तमाम तरह की जो शिकायतें थी, वो सब मतलब किनारे होकर अब एक अलग दिशा में उसको जाना है, और वो जाती भी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए वो उस दिशा में जाती है। तो मेरा ये कि कुछ बड़ी चीजों को, कुछ बड़ी सवालों को मैं देख रही थी, उठा रही थी, इन तमाम तरह की चीजों को, चाहे वो नई पीढ़ी का संघर्ष हो या परिवार और समाज की जो मानसिकता है। समय बदला है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन सोच अभी बदलने में बहुत वक्त लगेगा। और उसकी बड़ी बहन सबसे बड़ा इसका वो है कि उसका जो सोच है वो किस तरह से जब अपनी बहन की बात आती है तो उसकी जितनी भी प्रगतिशीलता है वो सब धरी की धरी रह जाती है, और दिशा उसको बहुत बुरी तरह से वो भी करती है। एक तरह से कहना चाहिए कि वो उसको कटघरे में खड़े करती है कि तुम बाहर ये हो, मेरे सामने ये हो। तो ये जो दोहरी सोच के माध्यम से हम समाज में जीते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ और है, बनते कुछ हैं और अंदर से कुछ और है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें थी, इन सबको देखते हुए ये इस उपन्यास ने इन किरदारों के माध्यम से एक शक्ल अख्तियार की, और वो आपके सामने आया और कुछ सवालों को उठाता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब एक लेखक के नाते कि लगातार समाज को देखना, उसके अंदर जाना, पात्रों को समझना, परिस्थितियों को समझना, बदलती हुई चीजों को देखना, उनका आना भी एक बहुत जरूरी है हमारी रचनाओं में। तो वही पहल आपने की जी। और वही पहल मैंने की, और बिल्कुल मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये बहुत बोल्ड कदम है। ये स्त्री के जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत उसके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ना आज उसका मतलब परिवार में कहाँ स्थान है, इतनी शिक्षित होकर भी उसकी क्या मतलब कितने समानता का अधिकार उसे मिला है, संपत्ति में क्या उसको अधिकार मिला है। मतलब ये बहुत बड़े सवाल हैं जिससे एक स्त्री को जूझना पड़ता है। किसी भी समय उसको सड़क पर खड़ा करने के लिए कह दिया जाता है उसके हाथ में क्या है। तो ये बहुत बहुत सारी चीजें जो महेश जी बता रहे थे ना कि 2 सत्य घटनाएं, ये सारी चीजें देखी हैं मैंने चारों तरफ। बहुत लंबा अनुभव मेरा कॉलेज में रहा है, बहुत लंबा अनुभव और भी मतलब अपने आसपास का जो समाज है वहां तमाम तरह की जो चीजें देखी हैं। प्रज्ञा जी जानती हैं कि बड़े जब हम कॉलेज या उसमें जाते हैं तो बड़ी एक युवा पीढ़ी से और जो द्वंद्व है 2 पीढ़ियों का, उससे जुड़ते हैं, देखते हैं, उनके बीच के अंतर विरोधों को देखते हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीजें थी, विचलन थे, द्वंद्व थे, और कहना चाहिए एक मानसिक बहुत बड़ा एक आघात भी लगता है ना। आखिर है तो मनुष्य ही, लेखक भी तो एक मनुष्य है। सारी चीजें देखकर वो अनदेखा कैसे कर सकता है। समाज की पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा हो जाती है।
तो ये तमाम तरह की चीजें थी जो मैंने इस उपन्यास में लाने की कोशिश की है, बस और कुछ नहीं। हाँ जी मैम, यहाँ पे कुछ प्रश्न आए हैं पाठकों जी। के, नहीं जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं उनके, हाँ, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। तो उर्मिला मैम, पहला प्रश्न आपसे ही कि डॉक्टर देवचंद्र जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न अपना रखा है कि चांद गवाह, चांद किस बात का साक्ष्य है, किसका गवाह है? पहला ये है। और अगर डॉक्टर चंद्रदेव जी मुझे सुन रहे हैं तो आप अपना दूसरा प्रश्न कृपया पुनः यहाँ पे शेयर कर दें और हम पढ़ करके मैडम के सामने आपका प्रश्न रखेंगे। मैडम, आप पहले प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि चांद उपन्यास में किस बात का गवाह? मेरे मतलब अगर उन्होंने सुना हो महेश जी को, तो जी, महेश जी ने शुरू में ही कहा था कि स्पष्ट कर दिया चांद था। यानी प्रकृति है ना। तो स्त्री का अपना एक जो एकांत है, वो सारी दुनिया सब परिवार के बीच रहकर भी कहीं ना कहीं वो बहुत अकेली भी है। और ऐसी दिशा जैसी जो स्त्रियां हैं जो सोचती हैं, है ना, एक वो स्त्री है जो कुछ नहीं सोच रही है और जैसा चल रहा है वैसा ही यथास्थिति को स्वीकार करके, भाग्य को स्वीकार करके चलती है। लेकिन जो स्त्री सोच रही है, विचार कर रही है, संघर्ष कर रही है, उन तमाम चीजों से निकलना चाहती है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है, तब हमें लगता है कि कौन है जो हमारी बात को सुन रहा। तब हमें ये जो प्रतीकात्मक चीजें हैं, हम उन्हीं से संवाद कर रहे हैं, कभी पक्षियों से संवाद करते हैं, कभी पेड़ों से संवाद करते हैं, कभी चांद से। तो चांद उसी चीज की उसकी गवाही है कि उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो दुख है, सुख है, प्रेम है, संघर्ष है, उसको कोई सुने ना सुने, कोई एक है जो उसका साक्षी है, वो साक्षी बना हुआ है उसका कोई। तो चांद को मैंने एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि ऐसा नहीं है कि कोई कहीं किसी की बात ना सुने, चाहे भले ही वो प्रतीकात्मक रूप में आए, चांद के रूप में आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात को कोई सुन रहा है, देख रहा है, साक्षी है कि साक्षी आप बन। किस तरह का जीवन जी रही हैं। और इस जीवन के जीने की जो नियति है, उसी को संदीप बहुत अच्छे से देखता है, समझता है और उसको उन परिस्थितियों से निकालने के लिए पूरी तरह से जुट जाता है। उसमें देखिए कहीं कोई बहस ही नहीं है, वो एक इंसान के रूप में, एक मित्र के रूप में उसको खड़ा करना चाहता है, उन तमाम परिस्थितियों से निकालना चाहता है। तो ये एक मतलब जो चलते हैं ना कि सारे के सारे पुरुष ऐसे होते, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे पुरुष हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं जो आपको आपकी जिजीविषा को आपके सामने लेकर आते हैं कि आपको जीना है, आपको अपने आप को देखना है, आपको अपने अंदर देखना है, आपको अपनी ताकत को पहचानना है, आप अपने वजूद को पहचाने। और संदीप वही भूमिका निभाता है, उसमें सफल होता है और वो टिकता नहीं है वहां पर, अपने राह पर निकल जाता है। तो ये चीज भी हमें समझनी होगी आज के संदर्भ में कि हम संबंधों को बहुत ही संकीर्ण रूप में ना देखें। अब बहुत संकीर्ण रूप में देखने की का अब समय नहीं रहा, हमें उसको बहुत नए रूप में और व्यापक रूप में देखने की अब जरूरत है। जी मैम। और सुब्बाराव देव जी का जो अगला प्रश्न है वो यह है कि मुझे लगता है उपन्यास या किसी आख्यान में पात्र का संवाद उसके बौद्धिक या सामाजिक स्तर अनुरूप होना चाहिए, क्या उपन्यास में वो संदर्भित है? महेश सर, आप इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, सर महेश जी बहुत अच्छे से देंगे इसका जवाब। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस उपन्यास के स्ट्रक्चर पर, शैल्पिक विधान पर बात नहीं हुई और अच्छा हुआ कि संवाद के माध्यम से उन्होंने इस प्रश्न को रखा। इसमें देखिए क्या है कि संवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस उपन्यास में निभाते हैं, शुरू से अंत तक। बल्कि कहना चाहिए जहां से कपाट वाले चैप्टर शुरू होते हैं उससे पहले तक संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और संवादों में जैसा उन्होंने कहा कि भाषा पात्रों के, एक पुराना मुहावरा था ना, पात्रानुकूल भाषा, ऐसे कह दिया जाता था। तो मुझे लगता यह है कि ये
कहने में बड़ा सरल वाक्य है, लेकिन सच यह है कि जिस मानसिक स्तर की वो पात्र है दिशा, पूरा का पूरा उपन्यास संवादों में उसे वहन करता है। संदीप के भी, दिशा के भी, बड़े भाई के भी, उसकी बहनों के भी, उसकी बेटियों के भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ डायरी भी है, पत्र भी है, और उसमें जो भाषा आती है वो भी उस पात्र की भाषा है। वो एक आत्मालाप हो सकता है, आत्म संघर्ष विचार वैचारिक स्तर पर हो सकता है, लेकिन वहां भी उसकी जो भाषा है वो उसकी अपनी भाषा है, वो किताबी या कृत्रिम भाषा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कविता की एक लय इस उपन्यास में पूरी बनी रहती है। अभी तो खैर इन्होंने 3 कविताएं सुनाई, मैंने भी कुछ पृष्ठ मोड़ कर रखे थे कि कविताएं सुनाऊंगा, वो मेरा अधिकार छिन गया। लेकिन सच यह है कि कविता की जो भाषा है वो इस पूरे के पूरे प्रोज में चली आई है। क्यों? क्योंकि मन से जब आप कुछ कहते हैं ना, तो त्रिलोचन जी तो कहते थे कि हम जो बातचीत करते हैं वो भी छंद में होती है। आप कैसी बात कर रहे हैं महेश जी? तो मैं डर जाता था कि क्या मैं छंद में बोल रहा हूँ? तो कहते हाँ, छंद हमारे जीवन का अंग है, और कविता जिस तरह से बहती है, चलती है, अपनी बात करती है, इस उपन्यास में भाषा उसी स्तर पर है। और मेरा कहना यह है कि जो भी इस तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं हमारे श्रोता या साहित्य अनुरागी, उनको चाहिए कि इस उपन्यास को एक बार पढ़ें जरूर। क्यों? क्योंकि रचना का असली साक्षात्कार उसको सामने रखने से ही होता है। जब हम उसे पढ़ेंगे तो अपने आसपास के चरित्रों के साथ उसके चरित्रों की तुलना करेंगे, हम ये पाएंगे कि समाज में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस जैसे पात्र भी हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो प्रज्ञा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि साहित्यकार एक स्वप्न दृष्टा भी होता है। वो चाहता है कि उपलब्ध और अपेक्षित यथार्थ के बीच की दूरी कम हो। हमें जो चाहिए वो हम रचते हैं, तब हमें वो मिलता है। इसलिए इसमें संवादों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसकी हमें अपेक्षा है, और मुझे लगता है कि अपेक्षा ही उपलब्धि की ओर ले जाती है। जी सर। प्रज्ञा मैम, एक प्रश्न आया है डॉक्टर वनजा का। डॉक्टर वनजा कोची यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और बड़ी आदरणीय है मेरे लिए। जी उन्होंने बिल्कुल। इको फेमिनिज्म को लेकर के बहुत बड़ा कार्य किया है, और ये कहा जाए कि इको फेमिनिज्म ये शब्द अब हम लोग इससे परिचित हो रहे हैं, पर वनजा जी ने इस शब्द को लेकर के और अपनी कार्य पद्धति को लेकर के उन्होंने करीब 20 वर्ष पहले से इस पर कार्य किया है, और उनकी 2-3 किताबें भी हैं। उनका ये कहना है, वनजा जी ने एक बात कही थी कि साली मकधाग की पुस्तक द बॉडी ऑफ गॉड एंड इकोलॉजिकल थियोलॉजी में एक पंक्ति है, उसके माध्यम से वनजा जी ने ये कहा है कि हर एक आध्यात्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अमूर्त ज्ञान, अर्थात द्वंद्वात्मक मन और शरीर, और अमूर्त कर्म, ईश्वर और संसार के बीच करुणामय सामंजस्य स्थापित करना। ये उन दोनों के बीच करुणामय सामंजस्य स्थापित करना। अब इनका प्रश्न ये है कि जब दिशा अपने 2 बेटियों को छोड़ करके अपनी जो उसका जो क्या कहते हैं उद्देश्य है उसकी ओर अग्रसर हो जाती है और परिवार को छोड़ देती है, तो क्या वहां पे उसकी करुणा थोड़ी कम नहीं हो जाती, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो जाती? ये मेरा नहीं है, ये डॉक्टर वनजा जी का प्रश्न है। मैंने आपको एक इसमें मतलब ये सारी जो चीजों को लेकर इस ये जो उपन्यास दिखा रहा है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि स्त्री जो है और स्त्री जो होना चाहती जो है, और उसमें मैं कहीं नहीं से नहीं कहूंगी क्या दिशा ने अपने पति के प्रति या अपने परिवार के प्रति या अपनी बेटियों के प्रति क्या वो भूमिका नहीं निभाई? वो भूमिका निभाई, लेकिन एक स्त्री जो है वो ना सिर्फ पत्नी है, ना सिर्फ माँ है, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति भी है, और उस स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में वो और उसका उस स्वतंत्र वजूद को महसूस करा है संदीप ने, और इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारे आने से शब्द ये नहीं है लेकिन बात कुछ ऐसी ही है कि तुम्हारे आने से मेरे अंदर एक नई स्त्री ने आकार लिया। हाँ,
एक नई स्त्री ने आकार लिया। और ये जरूर है कि नई, और जब नई आएगी तो पुरानी के बीच घर्षण तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि घर्षण नहीं होगा। और पुरानेपन को, उस रूढ़ी को या उस जो विखंडित करते हुए उसको उसको वो तोड़ना चाहेगी। तो मैं ये नहीं कहती, और ये भी चीज नहीं है कि हम एक जीवन में जरूरी नहीं है कि सभी चीजों में सामंजस्य बन ही जाए। और स्त्री के जीवन को अगर हम देखते हैं तो स्त्री के जीवन में ये बहुत असंभव सी बात है कि सामंजस्य वो बने, उसका नहीं बन पाता है उस तौर पर। और इस रूप में जब वो नई भूमिका निभाने निकलती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह का गिल्ट पीछे बाकी हो। जहां पर जो परिवार है, जब वो परिवार एक आदर्श स्त्री के रूप में तो चाहता है दिशा को, लेकिन एक परिवर्तित स्त्री के रूप में वो नहीं चाहता। तो ये सामंजस्य दिशा को नहीं, ये सामंजस्य परिवार को सोचना होगा कि वो एक नई स्त्री की भूमिका को भी स्वीकार। बहुत अच्छी बात जी। हाँ, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा रही। मैं पहली बार प्रज्ञा जी को सुन रही हूँ, पहली बार मैं महेश जी को सुन रही हूँ, उर्मिला जी को मैंने पहली बार सुना और बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ जाना। उपन्यास के पूरे निचोड़ को लेकर के कहीं कहीं सहमति है, कहीं कहीं असहमति भी है, लेकिन वो अपनी अपनी विचारधारा है कि आप एक ही पक्ष को हम एक ही दृष्टि से तो नहीं देख सकते। वो आपका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है कि मैं उसे कैसा समझती हूँ, कैसे सोचती हूँ। पर हाँ, उपन्यास जरूर जो है कि एक बहुत ही तगड़ा शब्द का मैं प्रयोग करना चाहूंगी कि एक तगड़े बदलाव की ओर लोगों को प्रेरित करने वाला है। और हो सकता है ये दो विशेष पक्ष को लेकर के, एक स्त्री की स्वतंत्रता और दूसरा जो है कि इको फेमिनिज्म को लेकर के, जिसकी वर्तमान समय में बहुत अधिक डिमांड है या मांग है कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं। और यही कि इको फेमिनिज्म का अर्थ ही यही होता है कि जिस प्रकार स्त्री जन्म देती है उसी प्रकार प्रकृति और धरती से भी अंकुरित होकर के पूरा वातावरण बनता है और पर्यावरण एक परिवेश बनता है और प्रकृति अपने हरितिमा से लोगों को सांसें देती है। स्त्री एक अपने गर्भ से एक नए जीव को जन्म देकर के सांस देती है, उनको आगे बढ़ाती है, पालती पोषती है। तो यह उपन्यास कई मामलों में और कई संदर्भों में बहुत ही प्रासंगिक है, उपयोगी है। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं, उन सबसे अनुरोध भी है और उनकी इच्छा के ऊपर है कि वो उपन्यास मंगाएं, पढ़ें। मुझे प्रज्ञा जी को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, महेश सर को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत बढ़िया भी लगा। और उर्मिला शिरीष मैम जिस तरीके से कविता लिखी है उसी तरीके से उनकी आवाज भी है, बहुत ही मिठास। और इसके पहले भी मैंने उन्हें एक बार सुना था एक दूसरे प्रोग्राम में और मुझे लगा कि इतना ठहराव, इतनी सौम्यता, आपकी आवाज बहुत ही आकर्षित करने वाली है उर्मिला मैम। मैं उसकी मुरीद बन गई हूँ। और भाई प्रदीप त्रिपाठी जी, आप धन्यवाद ज्ञापन की ओर आए और हमारे वक्ताओं का और मैडम का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद मैडम। मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही। सबसे पहले तो हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार आदरणीय महेश दर्पण जी और परम आदरणीय मैडम प्रज्ञा रोहिणी जी, जो कि हमारे समय की वह भी एक महत्वपूर्ण कथाकार और समीक्षिका हैं। और इस उपन्यास की लेखिका सुपरिचित कथाकार उर्मिला शिरीष मैडम और आज की सूत्रधार डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी और जो हमसे दर्शक जुड़े हुए हैं, सम्मानित सभी दर्शक मित्रों, सबसे पहले तो मैं खेद प्रकट करना चाहूँगा कि कुछ तकनीकी कारणों से मैं लगातार आपके मध्य उपस्थित नहीं हो पाया। फिर भी फेसबुक पेज के माध्यम से और इस पटल के माध्यम से बीच बीच में मैं सुनता रहा। बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके पहले 1-2 परिचर्चाएं और इस उपन्यास पर हो चुकी हैं। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जितनी बार और जितने लोगों के जरिए इस पर दृष्टि डाली जा रही है, सब में कुछ न कुछ नयापन आ रहा है। उसमें आपको पृष्ठ प्रेषण नहीं मिलेगा। अभी मैं मेरा रंग पटल पर भी सुन रहा था, कई वक्ता उसमें सहभागी थे, कई महत्वपूर्ण वक्ता थे।
उन लोगों ने अपने नज़रिए से इस उपन्यास को देखने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी परिचर्चाएँ हो रही हैं, वह एक संकेत है और इस उपन्यास की कहीं न कहीं यह उपलब्धि भी है। और मुझे लगता है कि अ, समीक्षकों के माध्यम से और आलोचकों के माध्यम से जो एक रचना का गैप किसी कारणवश अगर रह जाता है, तो हमारे समय के आलोचक और समीक्षक उस गैप को भरने का काम करते हैं। तो यह समीक्षाएँ आगे जब भी मैडम कोई भी कहानी या अन्य रचनाएँ लिखेंगी, तो यह एक संकेत के रूप में निश्चित रूप से कार्य करेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि किसी भी समय हो सकता है तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो। तो हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार आदरणीय महेश दर्पण जी ने हमारे निवेदन को सादर स्वीकार किया और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही अहम है और इससे कहीं न कहीं आप दोनों की उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोगों का सानिध्य इसी रूप में मिलता रहेगा। तो मैं सबसे पहले महेश दादा के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा और हमारे मध्य उपस्थित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रज्ञा रोहिणी मैडम, जो कि बहुत ही सक्रिय और अपने समय की महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य के ज़रिए कई महत्वपूर्ण संकेत किए हैं और जैसा कि दर्शकों की ओर से जो टिप्पणियाँ आ रही थी, वह उनकी टिप्पणियों से ऐसा लग रहा था कि वह अभी हम सबको, आप सबको और सुनना चाह रहे थे और कई महत्वपूर्ण सवाल और नए ढंग के सवाल अनुपमा मैडम ने किए हैं, जो कि इससे पहले नहीं किए गए थे। तो आप भी धन्यवाद की पात्र हैं। तो मैं प्रज्ञा मैडम के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और जिनके निमित्त आज यह आयोजन रखा गया, हमारे समय की महत्वपूर्ण कथाकार उर्मिला मैडम, मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस उपन्यास पर परिचर्चा करने का हमें अवसर प्रदान किया। आपके प्रति भी आभार। और जिसे हम आज के कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में देख रहे हैं, वह इस कार्यक्रम की सूत्रधार ही नहीं बल्कि कर्ता धर्ता भी हैं और कंचनजंघा पत्रिका के लिए उनका अतिरिक्त स्नेह रहता है। बीच-बीच में हम लोग एक दूसरे से जुड़ करके मार्गदर्शन और सुझाव भी लेते रहते हैं। एक तरह से वह कंचनजंघा परिवार की सदस्य हैं और आज आपने बहुत ही सुचिंतित ढंग से इस कार्यक्रम को संचालित किया, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से संचालित किया। आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत सारे दर्शक, तकरीबन हम लोग 1.5 से 2 घंटे के करीब होने वाले हैं, 1.5 घंटे होने वाले हैं और बहुत सारे दर्शक लगातार हमसे जुड़े रहे और न सिर्फ जुड़े रहे बल्कि अपने ढंग से उन्होंने कई नए सवाल किए और अच्छी प्रतिक्रियाएँ दी, जिसको हम बाद में भी देख सकते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और जल्द ही हम किसी नई पुस्तक पर नए आयोजन के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद। महेश सर नमस्ते, प्रणाम। प्रज्ञा मैम नमस्कार। नमस्ते।